नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल एमपी एग्जाम पे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं पीयूष सोनी भैया, जो कि वर्तमान में रेलवे में एनटीपीसी में इन्होंने सिलेक्शन लिया था और वर्तमान में सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट पे ये कार्यरत हैं। मैं आज इन्हें अपने चैनल पे लाया हूं, तो सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं कि आज तो हम एक तो रेलवे के एग्जाम नियरेस्ट हैं, तो उसमें हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि एलपी का एग्जाम नियरेस्ट है, टेक्नीशियन का एग्जाम, एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। उसमें हमें वास्तव में पढ़ना क्या है, हमें वास्तव में, क्योंकि चीजें बहुत सी हैं, हमें नॉलेज किन चीजों का चाहिए कि हम एग्जाम क्रैक कर पाएं और सिलेक्शन ले पाएं। मैं पीयूष भैया आपका सबसे पहले तो स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आपका अपने चैनल पे। जी, आपको भी नमस्ते। आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। जी, जी मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है जी और मैं पश्चिम मध्य रेलवे सतना स्टेशन में सीनियर सीसीटीसी के पद पर कार्यरत हूँ। जी। जी, आप किस वैकेंसी में भैया, किस सन में आप पोस्टेड हुए हैं? जी, जी मेरी पोस्टिंग 17 मई 2023 को मतलब हुई इसके थी पहले जो और एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, हाँ, अगर बोल सके तो। हाँ, हाँ, इसके पहले आरआरबी 2019 में एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी जी और उसी वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ जी। और जी, तो इसके पहले मैं बता दूं आपको कि पीयूष भाई ने हमारे और भी एग्जाम निकाले हैं, ये एनटीपीसी का एग्जाम नहीं था। इसके पहले भी उन्होंने कई ऐसे एग्जाम निकाले हैं, हम उन्हीं से सुनेंगे आखिर उन्होंने कैसी तैयारी किया था, कौन कौन से उनके एग्जाम निकले थे, और फाइनल उन्होंने खुद बताया है, आप सभी सुनेंगे। सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट पे वो कार्यरत है सतना रेलवे स्टेशन जी, पे, जो मध्य प्रदेश में है। तो पीयूष भैया, जी। आपके कितने नंबर थे, आपने किस जोन से फॉर्म भरा हुआ था? जी। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 2019 में एनटीपीसी का फॉर्म भरा था जी और इसका जो प्रथम एग्ज़ाम हुआ था प्रथम एग्ज़ाम मैंने ग्वालियर में दिया था सन जी 2021 में जी और उसके बाद नंबर ठीक-ठाक आ गए थे उसमें और कुल मिला के सिलेक्शन उसमें हुआ जी और इसके बाद इसका सेकंड पेपर हुआ कानपुर में। जी तो मेरा तो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 3 लेवल निकले हुए थे। जी जी, तो मैंने क्रमशः तीनों पेपर दिए और इसके बाद फिर रिज़ल्ट आया और लेवल 5 में 120 नंबर का पेपर होता है, जी तो उसमें मेरे 96 नंबर थे। जी। जी, जी, तो तो इसके 96 नंबर थे। जी, जी, बताइए? वर्तमान में आपकी ग्रेड पे क्या है? आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? स्पेशली सबसे स्पेशल बात। जी, तो मेरी ट्रेनिंग में भुसावल में हुई थी जी। और जो मेरा ग्रेड पे है, वो 29,000 नहीं, वेतनमान मेरा 29,200 है और ग्रेड पे 2800 है। वर्तमान जी। में वेतन कितनी आपके अकाउंट पे क्रेडिट की जाती है? जी, अकाउंट पे तो वो तो वैरी करता रहता है, जी हर महीने। जी। जी, उसमें लगभग 2-3 एप्रॉक्स, अलाउंसेस मिलते हैं। एप्रॉक्स लगभग 50 के आसपास, मतलब 50 50,000 के। के लगभग। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। इसके पहले आप अभी रेलवे पे कार्यरत हैं, इसके पहले आपने कौन-कौन से एग्ज़ाम दिए थे और किन-किन एग्ज़ामों में आपने मतलब अपनी महारत जी, हासिल किया या क्रैक किया था एग्ज़ाम? जी। मैंने रेलवे का जब फॉर्म भरा था, उस जी उस टाइम पे मैंने आरआरबी जेईई का भी फॉर्म भरा था जी और 2019 में और आरआरबी जेईई का पेपर उसी साल हुआ था, तो मेरा पहला पेपर ही मैंने पहला एग्ज़ाम दिया आरआरबी जेईई का, तो जी उसमें 1 नंबर से रह गया था। जी फिर मैंने अपने जो भी तैयारी कर रहा था उसको मैंने कंटिन्यू किया आगे भी और 2021 में यूपीएसआई का भी फॉर्म आया, जी चूँकि एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो रहे थे कोरोना की वजह से, जी तो यूपीएसआई का भी मैंने फॉर्म भरा था। जी इसके बाद एमपी पुलिस का भी फॉर्म आया था, जी 2020 वाली जो वैकेंसी थी, जी उसको भी मैंने भरा था जी और 2021 में मैंने 3 पेपर दिए थे, रेलवे का भी दिया था जी और यूपीएसआई भी दिया था और एमपी पुलिस कांस्टेबल भी दिया था। जी जी, फिर यूपीएसआई में भी मेरा सिलेक्शन हुआ जी आगे चलकर और एमपी पुलिस में भी हुआ जी और रेलवे में भी हो गया था। जी तो फिर रेलवे का जॉइनिंग लेटर भी आ गया समय जी पर। जी हाँ, उसी टाइम पे मुझे एमपी पुलिस में उम, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा था जी क्योंकि रेलवे में जॉइनिंग लेटर आ जाने की वजह से फिर मैंने उसको जॉइन नहीं किया। जी। जी। अच्छा, आपने किस ज़ोन से रेलवे में फ़ॉर्म डाला था पीयूष भैया?
मेरा जो ज़ोन था आरआरबी ज़ोन भोपाल। भोपाल ज़ोन से आपने फॉर्म जी, डाला था। तो जी, जी। आप अपना मतलब भोपाल ज़ोन ही आपने क्यों सेलेक्ट किया था उसमें? क्योंकि ज़ोन तो काफ़ी थे और वैकेंसियाँ भी काफ़ी ज़ोनों में थी। भोपाल ज़ोन ही आपने जी। क्यों सेलेक्ट किया था? जी, ज़ोन का तो ऐसा है कि सबका अपना-अपना निर्णय होता है। जी, तो मेरा जो निर्णय था ये था कि क्योंकि मैं यहाँ सतना का रहने वाला हूँ, मध्य जी, प्रदेश, सतना जी, में। जी, तो उस टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं भोपाल में था जी, और मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही थी जी, कि चूँकि जॉब होती है तो एक दिन के लिए तो होती नहीं है। जी, अपने को जॉब के साथ जीवन भर चलना है। बिल्कुल। तो हाँ, तो यही दिमाग में था कि घर के आस-पास जॉब हो तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जी, जी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने यही रखी और इसी प्रायोरिटी को देखते हुए मैंने आरआरबी ज़ोन भोपाल सेलेक्ट किया था अच्छा, और जी। फाइनल सिलेक्शन हुआ आपके भोपाल ज़ोन में और आपको गृह डिस्ट्रिक्ट भी मिला आपको, अगर हम जी, बोलें जी, तो। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग कुछ साल में होने के बाद मैं फिर यहाँ सतना में पोस्टिंग भी हो गई मेरी। जी, जी। जी, अब हम आते हैं कि आपने तैयारी आपने कैसे स्टार्ट किया? तैयारी करने का आपके तरीका क्या था? आपने सारी चीज़ों को कैसे कवर किया? क्योंकि रेलवे का अपने आप में अगर हम बात करें तो सिलेबस काफ़ी अच्छा है। एग्ज़ाम का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी अच्छा। आपने सारी चीज़ों को जी, कैसे कवर किया? आप सबसे पहले स्टार्टिंग आपने अपनी बताई कि तैयारी आपने कैसे तैयारी आपने शुरू कैसे किया था? तैयारी करने का जी। आपके तरीका क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैंने मैथ पर फ़ोकस किया था। जी, तो मैथ में जितने भी टॉपिक होते हैं जी, जैसे एसएसटी में भी है और रेलवे में भी मैथ आती है, तो जी, लगभग समान टॉपिक ही रहते हैं सभी में जी, और सभी टॉपिक को मैंने एक-एक करके कवर किया। जी, एक बेसिक से लेकर एक अच्छे लेवल तक मैंने उसको कवर किया जी, और इसके बाद मैंने रीज़निंग भी की और जीएस और जीके में भी ध्यान दिया और जी, साथ ही साथ करंट अफ़ेयर्स भी किया। जी, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम तैयारी तो कर रहे होते हैं पर हमें पता नहीं रहता कि हम कहाँ तक तैयारी कर चुके हैं। जी, हमारा जो लेवल है लेवल कहाँ तक आ गया है। जी, उसको परखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मॉक टेस्ट। तो जी, मैंने उस टाइम पे 2-3 टेस्ट जॉइन किए थे। टेस्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया। जी, तो इसमें मैंने जॉइन किया था इन दोनों को जी, और जैसे मेरी प्रिपरेशन एक तरह से जब हो गई थी, तो जी, मैं टेस्ट दिया करता था। टेस्ट जी, देता था तो कई बार नंबर कम आते थे। जी, तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान देता था कि नंबर कम क्यों हुए? जी, किन क्वेश्चन पे मुझे दिक्कत जा रही है? बस वही वही चीज़ करना अपने को जिसमें अपने को दिक्कत जा रही है उसी को बार-बार अच्छे से करना है और ये ध्यान रहे कि इस चीज़ पे अगर इस टॉपिक पे अगर दिक्कत गई, जैसे मैथ है, मैथ में किसी जी, क्वेश्चन पे दिक्कत गई है, किसी जी, टॉपिक पे दिक्कत गई है, तो उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए और आगे जब वो एग्ज़ाम आप अगली बार दें, तो वो टॉपिक से जब क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। जी, तो धीरे-धीरे करके ये चीज़ें रेडी मतलब जो हमारी जो अंदर की जो कमियाँ थी, एग्ज़ाम की तैयारी करते वक़्त, वो कम होती चली गईं जी, और नंबर भी बढ़ने लग गए धीरे-धीरे। जी, तो मैं सभी साथियों से यही कहूँगा कि आप जब तैयारी कर रहे हों, तो आपका मेन फ़ोकस ये रहना चाहिए, अपनी कमियों पे ध्यान देना है बिल्कुल, ना? क्योंकि आप अपनी कमियों पे ज़्यादा काम करेंगे तो रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैथ का एक हम अगर सब्जेक्टल वाइज़ अगर बात करें कि आपने मैथ के लिए स्पेशल कौन-सा सोर्स अपनाया था? रीज़निंग के लिए जी। कौन-सा सोर्स आपके पास था? जीके, साइंस के लिए आपके पास कौन-सा सोर्स था? क्या आप स्पेशली बुक को आप फ़ॉलो करते थे या बुक के अलावा भी कोई ऐसा यूट्यूब चैनल था, कोई ऐसे शिक्षक थे जिनकी वीडियोज़ आप देखना पसंद करते थे, उनकी वीडियो आपको जी, पसंद आती थी? जी, जी। जी, जैसे मैं मैथ की बात करता हूँ एप्टीट्यूड की, जी, तो उसमें एक राकेश यादव सर की नोट्स आती है, जी, तो वो नोट्स की ही मैंने फ़ोटोकॉपी निकलवा ली थी जी, और उ उन उस उस नोट्स में लगभग एक बेसिक लेवल से लेकर अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन दिए रहते हैं। वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए और यूट्यूब में भी मैंने सभी टॉपिक्स के वीडियो देखे थे। जी, एक स्मार्ट स्टडी करके चैनल था, जी, तो उस चैनल से मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे थे। जी, हाँ, और हर टॉपिक के को मतलब पढ़ने के बाद जी, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जी, एक एसएससी की बुक आती है लगभग 3500 प्लस क्वेश्चन रहते हैं। उस जी, बुक का किरण पब्लिकेशन की बुक रहती फ्रीडम है। पब्लिकेशन हाँ, जी, तो उसमें सब्जेक्टिव मतलब उसमें टॉपिक वाइज़ जी, मैथ के सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। जी, हाँ, तो जैसे मैं किसी टॉपिक को स्टडी कर रहा हूँ, जी। उस टॉपिक को स्टडी करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं उसी बुक से सॉल्व किया करता था। जी, तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहता था मैथ को तैयार करने का।
ऐसे करके मैंने सारे टॉपिक कवर किए थे। रीजनिंग के लिए ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं, रीजनिंग तो मैंने खुद से की और उसके जो भी क्वेश्चन हमको मिलते चले गए और जी, मैंने सॉल्व किए। जी, हाँ, यूट्यूब से ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन देखा करता था जी, कुछ एग्जामों के, धीरे जी, धीरे करके उनको भी जी, मैंने सॉल्व किए। और जीके के लिए तो मैंने लूसेंट ली थी, लूसेंट से मैंने काफी कुछ किया। और इसके अलावा साइंस की बात की जाए तो जी, साइंस के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मोटी सी रहती है। हाँ, तो मैंने उससे साइंस किया था। जी, और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी स्पीडी मैंने यूज की थी। आप लोग भी साथियों कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, जी, बहुत सारी बुक आती हैं, मैंने तो स्पीडी बुक की थी। जी, इस तरीके से सारे टॉपिक कवर किए। कंप्यूटर के लिए भी एक सब बुक आती है, उस बुक का मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, जी, तो वो मैंने बुक प्रेफर की थी। जी। जी मतलब अब एक चीज़ और है कि हमारे कई साथी ऐसे होते हैं ना कि उनका एक तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम मैथ्स शुरू कहाँ से करें? पहला तो ये, हम्म, किस बुक को हम फ़ॉलो करें? ऐसा कौन-सा यूट्यूब चैनल है जिसे हम फ़ॉलो करें? रीज़निंग का तरीका हम कैसे पढ़ें? क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं, एडवांस का जो चैप्टर होता है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने आप में अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं करे बंदा, तो भूलते हैं। बिल्कुल, रीज़निंग भी सेम है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आप कर पाएँगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको समय ज़्यादा लगने वाला है। इसका क्या तरीका जी है? जी इसके लिए आपने स्पीड बूस्टअप के लिए आपने कौन-सा तरीका अपनाया था? जी जी। स्पीड के लिए तो ऐसा है कि आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, जी, तो आप जैसे-जैसे मॉक टेस्ट देते देते चले जाते हैं, तो हर बार आपकी स्पीड थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होती है। जी, हाँ, आप जैसे-जैसे उस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी जी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जब बढ़ेगा, तो आप चीज़ों को जल्दी कैलकुलेट कर पाएँगे माइंड में, क्वेश्चन के पैटर्न को आप पढ़ते ही समझ जाएँगे जी, और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर पाएँगे। जी, तो इसके लिए तो एक ही ऑप्शन है कि आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें जी, और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रहे। और सबसे मेन ज़रूरी जो मैंने पहले भी कहा था कि तैयारी जब आप कर रहे होते हैं तो आपको अपना लेवल पता करना होता है कि हम जी, किस लेवल तक पहुँच चुके हैं। उसके जी, लिए सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट। जी, आप उसको दीजिए। मॉक टेस्ट में जो कमियाँ रह जाती हैं, जिस क्वेश्चन पे आपको दिक्कत आती है, उस पे आप वर्क कीजिए। निश्चित तौर पे आप ऐसे धीरे-धीरे जब करेंगे तो आपकी धीरे-धीरे कमियाँ कम होती चली जाएँगी जी। और आपका परफॉर्मेंस आपके एग्ज़ाम में दिखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और बिल्कुल। हमें बताइए पीयूष भैया कि हमारे कई साथियों का ऐसा कमेंट रहता है, पूछते भी हैं और कॉम्पिटिशन पे जो है वो बंदा को उसको सभी को ये पता ही है कि क्या एग्ज़ाम के पैटर्न में, एग्ज़ाम के क्वेश्चन में जो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की उसमें क्या क्या भूमिका रहती है? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जी, जी, क्योंकि जी दिन-प्रतिदिन आप इसका देख रहे हैं प्रीवियस कि हाँ। लेवल दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो क्या हमें प्रीवियस ईयर जी। पेपर को हमें सॉल्व करना चाहिए, उन्हें हमें प्रायोरिटी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जी, बिल्कुल देना चाहिए। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर से हमें ये समझ में आता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। जी, वहाँ से किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी, चूँकि जब भी एग्ज़ाम होता है आपका, कितने भी एग्ज़ाम हो, लगभग 70 से 80% जो पैटर्न है एग्ज़ाम का सेम ही रखते हैं। जी, 20% में थोड़ा बदलाव रहता है, जी, जो करंट अफ़ेयर्स के लिए कह सकते हैं जी, कि कभी-कभार करंट अफ़ेयर्स 1 साल पहले तक के पूछे जाते हैं, कभी 6 महीने के पूछे जाते हैं। जी, तो इस तरीके से रहता है, तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपर हमें सॉल्व करने चाहिए, बिल्कुल जी। करने चाहिए। अच्छा तो जी। प्रीवियस ईयर के पेपर हम सॉल्व करना भी चाहें अगर तो क्या मतलब एक मेरे से जुड़े काफ़ी बंदे हैं, मैं खुद एक तैयारी करने वाला मैं एस्पिरेंट हूँ। तो क्या हम जैसे एलपी की हम तैयारी कर रहे हैं या हम टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए जी। हम सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर, सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के पेपर ये सॉल्व करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा या फिर एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी के पेपर सॉल्व करना? क्यों? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि अब जो समय है, जो पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा-सा अपर लेवल का पेपर है। तो आपके जी। हिसाब से हमें किन प्रीवियस ईयरों के पेपर की तैयारी हमें करना चाहिए? किन प्रीवियस ईयर के पेपरों को हमें अच्छी तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए? सीजीएल के, जी। एसएससी के क्वेश्चन या फिर रेलवे के ही किए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन? जी। जी, तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि एप्टीट्यूड के लिए जो मैंने किया था, जी, तो एसएससी की किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, जब जी, मैंने शुरुआत की थी जी, और शुरुआत आपका बेस होता है, जी, तो मैंने वही हर टॉपिक को पढ़ा और प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने जी, सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज़ किरण पब्लिकेशन में दिए रहते हैं, जी, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिए रहते हैं।
जी, एसएससी के जितने भी डिफरेंट एग्जाम होते हैं, जी, सीएचएसएल की बात कर लें, चाहे सीजीएल की बात कर लें, जितने भी जी, एग्जाम हैं, तो जी, उसमें सारे क्वेश्चन रहते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज रहते हैं। तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और एसएससी में क्या है कि आप एक अच्छे लेवल तक क्वेश्चन पाते हैं। जी, तो आप अगर कुछ बुक को प्रेफर करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी जी, प्रैक्टिस इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। जी, और जहाँ तक की बात है एनटीपीसी के एग्जाम के जो पुराने पेपर रहते हैं, जी, उनको भी लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन उसमें नहीं रहते हैं जो जी, कि एसएससी सीएचएसएल वगैरह में नहीं पूछे जाते, जी, तो उनको भी करना जरूरी रहता है। तो बेसिकली दोनों को ही करना चाहिए। जी। जी तो अब ये बात हो गई पूरा कि पेपर का रीजनिंग कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है। जीके के लिए आपने बताया कि लूसेंट बुक अगर आप हम या स्पीडी करंट के लिए आपने बताया। करंट के लिए जी स्पीडी बुक है जो, तो हम लगभग उसमें रेलवे का कितने महीने का करंट अफेयर यदि हम पढ़ लें, क्योंकि अभी जो एग्जाम प्रॉपर लगे हुए हैं, रेलवे के एग्जाम लगातार जी लगे हुए हैं, उसके लिए स्पीडी की जी बुक अगर हम पढ़ लेते हैं तो क्या वो हमारे लिए सफिशियंट रहेगी पीयूष भैया? जी। मैं करंट अफेयर्स की यदि बात करता हूँ तो जी, करंट अफेयर्स मैं जिस टाइम पे मैं तैयारी कर रहा था तो जी, उस टाइम पे मैं एक तो ये होता कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं। जी, इसके बाद आप जैसे स्पीडी जो आती है हर मंथ आती है, जी, तो हर मंथ स्पीडी भी लिया करता था मैं। तो उससे क्या है कि एक आप डेली कर रहे हो और एक आपको एक ही जगह में सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं एक मंथ के, जी, 1 मंथ के, तो कंप्लीट आप उसको पढ़िए। और साथ ही साथ जब एग्जाम शुरू होता है तो उससे आपको पैटर्न का अंदाजा लगता है कि करंट अफेयर्स कितने पुराने पूछे जा रहे हैं। जी, तो एक वो भी तरीका है कि आप उससे गेस कर सकते हैं कि जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मेरे एग्जाम हुए तो जी, एग्जाम जब चल रहे थे तो एक मीडियम फेज में मेरा एग्जाम हुआ था, जी, बीचों बीच। जी, हाँ, एग्जाम जब शुरू हुए तो जी, लगभग 4 महीने एग्जाम चलते हैं, तो मेरे वही 2 मंथ बाद मेरे एग्जाम हुए। जी, तो उस टाइम तक मैंने ये आइडिया लगा लिया था कि करंट अफेयर्स कितने पुराने पूछे जा रहे हैं, कितने जी, मंथ पुराने पूछे जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। जी, और बेसिकली आपको 1 साल का तो करंट अफेयर्स तैयार करना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी अच्छा, और साइंस के लिए कौन-सी बुक प्रेफ़र करें हमारे साथी? आपने कौन-सी बुक प्रेफ़र किया था साइंस के लिए पीयूष भैया? मैंने 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 सबसे पहले यदि देखा जाए तो मैंने बेस स्टार्ट किया था लूसेंट से। जी, लूसेंट की जो कंबाइंड बुक आती है उससे मैंने साइंस भी पढ़ा था, हर चीज पढ़ी थी। जी, पर जब एग्जाम में दे रहा था तो ये समझ में आया कि साइंस में भी कुछ कुछ ना कुछ कमी है। जी, तो फिर मैंने एक बुक लाई थी अरिहंत पब्लिकेशन की, मोटी बुक आती है, जी। केवल साइंस ही रहता है उसमें, 3 सब्जेक्ट एनसाइक्लो रहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया करके बुक है क्या? हाँ, इंसाइक्लोपीडिया, बिल्कुल 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 एनसाइक्लो इंसाइक्लोपीडिया। जी, हाँ, उसको फिर मैंने रीड किया। जी, तो काफी कुछ सुधार हुआ जी, और एक अच्छे लेवल तक साइंस की तैयारी भी हो गई थी उस जी, बुक से। जी। जी जी मतलब एकदम से आपने मैथ का शेड्यूल बताया, रीज़निंग का प्रॉपर शेड्यूल, एक ऐसा शेड्यूल बताया है साइंस का, जीके का, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को मान के अगर तैयारी कर रहा है ना, तो उसका निश्चित रूप से सिलेक्शन होने वाला है रेलवे के आने वाले जी एग्जामों में। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो उस भैया एक चीज और मुझे आप बता दीजिए कि जब हम साथी तैयारी जब करते हैं, तो तैयारी के दौरान हम एक तो पहला तो हम डिमोटिवेट काफी ज्यादा होते हैं, हमारे कई साथी डिमोटिवेट होते हैं। तो इससे निजात कैसे पाएं? क्योंकि जी प्रॉपर फॉर्म भरने के बाद परीक्षाएँ समय देती हैं हमें, 90 दिन का समय, 100 दिन का समय, 150 दिन का समय, उतने समय में हम अपना आपा खो देते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा हम डिमोटिवेट होते हैं और उस डिमोटिवेट के कारण हम कहीं न कहीं अपनी पढ़ाई हम रोकते हैं। हम इसके लिए क्या जी चीज़ करें? क्योंकि आपने जिस उम्र में सिलेक्शन पाया है, इतना पैशेंस रखना काफ़ी बड़ी बात होती है। इसके लिए हमें क्या करना जी चाहिए? जी। जी, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, जी, तो आपका उस टाइम पे मैं ये कहूँगा कि आपका ज़ीरो लेवल रहता है। जी, आप धीरे-धीरे चीज़ों को कवर करना चालू करते हैं, आपका लेवल बढ़ता है। बिल्कुल, आप 1 साल की कोचिंग से 1 साल की कोचिंग करने के बाद आपको 60% से 70% आप उस सब्जेक्ट को कैच अप कर पा रहे हो। जी, और एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए तो आपको लगभग 80 या 90% तक का लेवल होना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको धीरे-धीरे आपको स्टडी लगातार करनी है और आप धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे,
तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। और जैसे मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए थे, एकदम से सिलेक्शन तो नहीं हुआ मेरा। मैं बिल्कुल, 2019 से एग्जाम दे रहा हूँ, 18 में मेरा बिल्कुल, ग्रेजुएशन बिल्कुल। कंप्लीट हो गया था। जी। तो 2019 में मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए थे, तो चूँकि मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं थी, मैंने जी, उसी टाइम पे कोचिंग जॉइन की थी, साल भर ही हुआ था कोचिंग किए हुए। जी, इस वजह से मेरी तैयारियों में बहुत सारी कमियाँ थी, जी, तो मेरे सिलेक्शन नहीं हुए। जी, तो मेरा मेन फ़ोकस ये था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? जी, तो रीज़न जब मैंने ढूँढा तो पता चला कि काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहे हैं। जी, तो वो चीज़ें एग्ज़ाम जब मैंने मॉक टेस्ट दिया उसके द्वारा पता चला, और जी, अपने कमियों पे काम किया मैंने। जी, और सभी को यही सलाह दूँगा कि आप अपनी कमियों पर काम करते चले जाएँ, जी, और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, एक ना एक दिन आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में। जी। बिल्कुल, और जब बिल्कुल। आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है तो आप डिफरेंट एग्ज़ाम देंगे तो आपका सभी एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी। अच्छा, आप जब जी। तैयारी करते थे, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे पीयूष भैया? जी, मोटिवेशन के लिए तो ऐसा है कि एक एक नहीं कहा जाता है कि जुनून आना चाहिए पढ़ाई करने के जी, लिए। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, जो जुनून है वो धीरे-धीरे आता है। बिल्कुल। जब आप लक्ष्य की ओर जब बढ़ रहे होते हैं तो कई बार होता है कि आप विफल हो जाते हैं, आपके एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। फिर एक इसी बीच में आपके किसी फ्रेंड का सिलेक्शन होता है तो एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और पॉज़िटिविटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं तो दैनिक भास्कर ऐप में एक सुविचार करके कॉलम आया करता है, जी, तो जी, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उसी को पढ़ता था, जी, सुविचार। जी, हाँ, उसको पढ़ने के बाद दिन भर के लिए अच्छी पॉज़िटिविटी मिलती थी। जी, और बीच में जैसे मैं लाइब्रेरी जाया करता था, तो जी, लाइब्रेरी में पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेता था, तो म्यूज़िक सुनता था, जी, थोड़ा बहुत सो भी लेता था। जी, और हर तरीके से था, और ऐसा नहीं था कि मतलब लाइब्रेरी जा रहे हैं तो इतने घंटे पढ़ना ही है। बिल्कुल। पढ़ाई यदि लग रहा है कि आज पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो फिर मैं पूरी तरह से ब्रेक लेता था, घर आ जाता था, जी, है ना? आस-पड़ोस में चला जाता था, घूमने चला जाता था। इसके बाद फिर अगले दिन से नेक्स्ट कंटिन्यू। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और सभी का अपना-अपना रहता है मोटिवेशन। बिल्कुल, बिल्कुल जी, सही है। अब एक चीज़ और है, जो काफ़ी लोग पूछते हैं और उनके मन में शंका भी रहती है, कि तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट की सिलेक्शन में क्या भूमिका होती है? जी, और मॉक टेस्ट हमें बहुत सारे ऐप हैं, बहुत से ऐसे ऐप हैं जो हमें फ्री टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। हमें जी, ऐसा कौन-सा टेस्ट है जो हमें लेना चाहिए? मॉक टेस्ट का सिलेक्शन में क्या भूमिका होती है? आप ये बता दीजिए बस हमें। जी। जो मॉक टेस्ट है बेहद ज़रूरी चीज़ है। जी, इससे हमें ये पता चलता है कि हम एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं। जी, चूँकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे मैं रेलवे एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ, जी, मेरा इसी में सिलेक्शन हुआ है, तो आप जब मैं से सेकंड पेपर दिया तो 90 मिनट का पेपर था, 120 क्वेश्चन थे। जी, तो स्वाभाविक सी बात है, एक माइंड में प्रेशर रहता है कि समय कम है, 120 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं एक साथ, और सभी क्वेश्चन को टाइम अरेंज करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें आप एक बार में नहीं सीख सकते हैं। जी, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और जब मॉक टेस्ट देंगे आप तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन में कितना समय देना है, जी, और कैसे किसी क्वेश्चन को डील करना है। जी, और इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है, और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि आपको किस क्वेश्चन पे स्ट्राइक करना है पहले, या छोड़ देना है, और उसको बाद में अटेम्प्ट करने हैं। जी, ये काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, और साथ ही साथ जब मॉक टेस्ट आप देते हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि आप किस सब्जेक्ट पे कमज़ोर हैं, या सब्जेक्ट में जो किसी टॉपिक पे आप पर्टिकुलर कमज़ोर हैं, तो जी, उस पे आप मेहनत करिए, उस पे आप वर्क कीजिए। इस तरीके से आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, जी। और बस यही है। जी। अच्छा, और मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस का क्या योगदान रहता है हमारे सिलेक्शन में? जो मॉक टेस्ट हमने दिया, उसका एनालिसिस का कितना अंतर पड़ता है? ये चीज़ बताइए, क्योंकि आजकल के बंदे तैयारी करने वाले जो भी हैं, तो मॉक टेस्ट दिया, नंबर देखा, खत्म। मॉक टेस्ट दिया, नंबर जी, देखा, खत्म। नंबर कितने भी हो, जी, ये नहीं देखते कि हमारा कौन-सा क्वेश्चन गलत है। उसका थोड़ा-सा बताइए जी, कि जी, एनालिसिस से फ़ायदा क्या होता है हमें करने से? जी। जी, मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तो जी, मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसका एनालिसिस ज़रूर करिए। जी, एनालिसिस करने का इन द सेंस मतलब ये होता है कि आपके कितने नंबर आए हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही। आप नंबर देख रहे हैं कि हाँ, मेरे एक कट ऑफ था मॉक टेस्ट का, इसका कट ऑफ मैंने क्लियर किया कि नहीं किया। जी, ये एक अलग चीज़ हो गई। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बेहद ज़रूरी चीज़ मानता हूँ कि आपसे कौन से क्वेश्चन नहीं बने। जी, जी, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बने हैं
क्यों नहीं बने हैं, और यदि नहीं बन रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको वापस से पढ़िए जी, और उसको अच्छे से मजबूत कीजिए। और ऐसे आप हर टॉपिक के लिए कर सकते हैं। जी, उम, जो भी टॉपिक आप में आपको दिक्कत जा रही है, आप सभी टॉपिक के लिए ऐसा कर सकते हैं। जी। और यही चीज़ रहता है कि आप कर सकते हैं बिल्कुल। एनालिसिस का हमारे सिलेक्शन में, हमारे मॉक टेस्ट में अहम भूमिका होती है अगर मैं बोलना चाहूँ तो। मॉक टेस्ट जी, देना तो ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट के बाद जो एनालिसिस की जाती है, पीयूष भैया हमारा अंतिम क्वेश्चन ये है कि जो बंदे तैयारी करते हैं, ये जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, आपको भी पता है, आप तो खुद सिलेक्टेड पर्सन हैं कि अभी एएलपी का एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी की जी, वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ का एग्जाम जी, होने वाला है, आरपीएफ एसआई का एग्जाम होने वाला है। आप जी, तैयारी करने वाले जो भी हमारे साथी हैं, भाई एक क्वेश्चन मेरा ये अंतिम क्वेश्चन है कि तैयारी करने वाले जो भी बंदे हैं, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ जैसे सभी एग्जाम अभी हैं और इनके एग्जाम होने ही वाले हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, आप अंत में उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, बता दीजिए बस। जी, मैं सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ जी, कि अभी जैसा आपने बताया कि बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं जी, या और होने वाले हैं, तो जी, आपका मोटिवेट करके रखिए। जी, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये हमने फॉर्म भर दिया है, इसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और बहुत समय लग रहा है, आगे चल के मेरा क्या होगा? ये सब में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये सब बेफ़ालतू की चीज़ें होती हैं। आपका सबसे बड़ा फ़ोकस आप का सिर्फ़ स्टडी पे होना चाहिए और आप लगातार एग्ज़ाम देते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। आप अपने आप इम्प्रूव करते चलिए। आपको जो भी समय मिल रहा है एग्ज़ाम होने से पहले तक, आप उसका भरपूर प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। और सभी साथियों को मैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएँ भी देना चाहता हूँ कि आप भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भैया, आपने हम अपना इतना अमूल्य समय दिया, इतनी बेहतरीन चीजें बताई, उसके लिए तहे दिल से एमपी एग्जाम पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद आपका। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।